रिपेयर कर सकते हैं। ये पूरी जो चीज़ हुई है ये सिर्फ 4 महीनों में हुई है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुनील। तो आज हम इसी केस की सेकंड विज़िट की बात करेंगे। जैसा कि मैंने फ़र्स्ट विज़िट में सिर्फ ओपन करके इसको छोड़ दिया था टेम्परेरी डाल के, सेकंड विज़िट में जब पेशेंट आया तो उसका पेन जा चुका था। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि जब हम रिलीज़ कर देते हैं एब्सिस को या उसके प्रेशर को तो फिर पेन बंद हो जाता है। सेम यही चीज़ हुई थी। लेकिन जब सेकंड विज़िट में पेशेंट मेरे पास आया तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब मैं उसके वेस्टिब्यूल के अंदर पैल्पेट कर रहा था तब वहाँ पर उसको पेन फील हो रहा था। दैट मीन्स यहाँ पर एब्सिस जो है वो वेस्टिब्यूलर एरिया तक आ चुकी है, जिसकी वजह से पैल्पेशन पे उसको पेन हो रहा है। अब मैंने क्या किया कि इसका जो टेम्परेरी था वो रिमूव किया एंड देन इरिगेशन किया। इरिगेशन करने के बाद मैंने एक बार फिर से 10 एंड 15 नंबर की फ़ाइल को इंसर्ट किया। अगर आप देखोगे तो 3-1 में से ही एब्सिस ड्रेन हो रहा है। देखो, पेन का पर्पस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन अब आज हमारा मेन फोकस इस बात पे रहेगा कि हम पूरी बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन कर दें, और अगर मुझे किसी टाइप का ड्रेनेज नहीं दिख रहा है, एब्सिस का पूरा क्लियर हो जाता है, तो फिर हम आज मेटापेक्स की ड्रेसिंग दे के पेशेंट को 30 डेज़ के लिए भेज देंगे और 30 डेज़ के बाद रिकॉल करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी मैं 20 नंबर की फ़ाइल चला रहा हूँ। देखो, एक्चुअली क्या है कि मैं अब इसको एंडोमोटर से प्रिपेयर करने वाला हूँ। तो एंडोमोटर में 17 नंबर की फ़ाइल चलाने से पहले मैं 20 नंबर की फ़ाइल चला लेता हूँ, क्योंकि जो मैंडिबुलर इंसाइजर्स होते हैं उनकी कैनाल बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है। तो चांसेस ये होता है कि उसमें जो एंडोफाइल है 17.4% वो ब्रेक हो सकती है। इसलिए मैं 20 नंबर तक इसमें बीएमपी करूँगा एंडोफाइल डालने से पहले। अब जैसे बीएमपी कंप्लीट होती है मैं एंडोफाइल से स्टार्ट करता हूँ 17.4%। ठीक है। देखो, ये जो वीडियो है ये 2x स्पीड पर चल रहा है, तो हमें जो एंडोफाइल है वो बहुत ही स्लो यूज़ करनी है और ब्रशिंग मोशन में यूज़ करनी है। साथ में मैं इसके जो हेड है, एंडोमोटर का हेड है, उस पर अपना थंब रखता हूँ एंडोमोटर के हेड को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जब नैरो कैनाल्स में जाते हैं तो एंडोमोटर का हेड वाइब्रेट करने लगता है। तो मैं जो थंब है उससे प्रेस नहीं कर रहा एंडोमोटर को, उससे सिर्फ एंडोमोटर को सपोर्ट दे रहा हूँ ताकि ये वाइब्रेट ना हो, क्योंकि नैरो कैनाल से तो फायर ब्रेकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे क्या होता है कि कई बार लोअर एंटीरियर्स के अंदर 17.4% फाइल नहीं चलती, तो जितनी चल रही है नॉर्मली उतनी चला के फिर 15 नंबर की फ़ाइल से हम रिकैपिचुलेट करते हैं और फिर वापस से 20 नंबर से रिकैप करते हैं एंड देन वापस 17.4 चलाते हैं। ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक नॉर्मली ईजी वे में हमारी फ़ाइल इंसर्ट नहीं हो जाती। हमें फ़ाइल पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। आप देख रहे हो मैंने दूसरा हाथ, जो दूसरी हाथ की फिंगर्स हैं वो इसके हेड पर रखी है ताकि मैं इसको सपोर्ट दे सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है इसका हेड। और हमें जो फाइलिंग के टाइम पे प्रेशर है वो सिर्फ इतना लगाना है जितना हम एक पेन चलाते टाइम पेपर में प्रेशर लगाते हैं। इससे ज़्यादा आपको कभी भी प्रेशर नहीं लगाना है, वरना फाइल ब्रेक हो जाएगी। चाहे आप हैंड फाइल यूज़ कर रहे हो, चाहे आप एंडो फाइल यूज़ कर रहे हो, हमेशा याद रखना सिर्फ उतना प्रेशर लगाना है जितना हम एक पेपर पे लगाते हैं पेन के ज़रिए लिखते टाइम। फिर अब मैं इसको इरिगेट करता हूँ। अब मैं 20 नंबर की फाइल चलाता हूँ। ये 24% फाइल है। अगेन हम ब्रशिंग मोशन में ही चलाएंगे। अगर आप देखोगे तो
3-1 में से ही एब्सेस ड्रेन हो रहा है। अब मैं 25 का 4% फाइल चला रहा हूँ, यानी कि अब यहाँ तक मैं BMP कर रहा हूँ सिर्फ 25 का 4% तक। इससे ज़्यादा मैं BMP नहीं करूँगा क्योंकि कैनाल्स बहुत नैरो है। इससे ज़्यादा BMP करेंगे तो टूथ के फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, डेंटिन कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है 4% इज़ सफिशेंट है इस केस के अंदर। अब मैं हाइपो डालता हूँ चेम्बर के अंदर और फिर हाइपो को एक्टिवेट करता हूँ। देखो एब्सेस के केस में हम जितना हो सके हाइपो की हेल्प ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हाइपो से एब्सेस बहुत ही अच्छे से क्लियर होती है। तो एब्सेस के केस में हाइपो को अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से एक्टिवेट करें, अच्छे से क्लीन करें कैनाल्स को, केसेस हो जाते हैं इजीली। मैं इसको कॉटन से ड्राई करूँगा, देन पेपर पॉइंट से ड्राई करूँगा। अब पेपर पॉइंट हम तब तक डालेंगे जब तक कि पूरा ड्राई नहीं हो जाता कैनाल। हम तब तक पेपर पॉइंट्स को चेंज करते रहेंगे। ये जब पेशेंट मेरे पास आया था तब पेशेंट ये चाह रहा था कि उसका दांत बच जाए। एक्चुअली इस केस का प्रोग्नोसिस पुअर है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोन लॉस हो चुका था, लेकिन पेशेंट चाहता था कि एक बार हम कोशिश करें इस दांत को बचाने की। तो ये इसी बात पे हमने केस स्टार्ट किया था कि मैं पूरी कोशिश करूँगा इन टूथ को सेव करने की, लेकिन अगर ये सेव नहीं होते तो ये एक्सट्रैक्शन पे जाएंगे। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं, पेशेंट को रिलीफ है, पेशेंट का पेन चला गया। अभी मोबिलिटी का इशू है और नीचे बोन लॉस का इशू है, वो हम मेटापैक्स से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ मैं लेंचुलो की हेल्प से मेटापैक्स को इंसर्ट कर रहा हूँ। अगर आप अभी नोटिस कर रहे हो तो 3-1 में से अभी भी एब्सेस ड्रेन हो रहा है। दैट मीन्स हो सकता है कि अगर मैं मेटापैक्स डालूँ तो पेशेंट को स्वेलिंग आ जाए नेक्स्ट विजिट तक। तो इसलिए मैं जब तक पूरी तरह से कैनाल्स को ड्राई नहीं कर देता तब तक मैं मेटापैक्स नहीं डाल सकता इसमें। ठीक है, 4-1 में किसी भी टाइप का कोई भी ड्रेनेज नहीं था तो मैंने इसमें ईजीली डाल दिया और टेम्प्ररी इसके ऊपर ड्रेसिंग दे दी है। अब मैं 3-1 के ऊपर आऊँगा। वापस से इसमें पेपर पॉइंट डाल के इसको ड्राई करूँगा। अब इसमें मेटापैक्स डालूँगा और लेंचुलो की हेल्प से मेटापैक्स को पेरियापाइकली फ्लो कराऊंगा। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि पेरियापाइकली फ्लो नहीं कराना चाहिए, लेकिन मैं कुछ कंडीशंस में फ़्लो करा देता हूँ क्योंकि मेरे को इससे रिज़ल्ट अच्छे मिले आज तक। मेटापैक्स की ड्रेसिंग दी, कॉटन रखी और ये आप रेडियोग्राफ देख सकते हो, पूरी तरीके से मैंने मेटापैक्स को फ्लो करा दिया है। पेशेंट को अब मैंने 30 डेज़ के लिए भेज दिया है। मैंने कहा अगर आपको किसी भी टाइप की स्वेलिंग आए तो आप आ जाना पहले ही, और अगर नहीं आती, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती, पेन नहीं होता, तो आपको आफ्टर 30 डेज़ आना है। रूट कैनाल के टाइम पे मैं पेशेंट्स को सिर्फ़ और सिर्फ एक पेन किलर देता हूँ। अगर पेशेंट को पेन होता है तो पेशेंट वो दवाई खाए, अगर नहीं होता है तो मैं उसे भी अवॉइड करता हूँ। एंटीबायोटिक्स मैं बहुत ही कम प्रिस्क्राइब करता हूँ रूट कैनाल के केसेस के अंदर। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो रूट कैनाल के फर्स्ट सिटिंग के बाद ही काफ़ी सारी एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दे देते हैं 3 डेज़ 5 डेज़ के लिए खाने के लिए। ये सब मत करो, क्योंकि ये करने से हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमारी रूट कैनाल एग्जैक्टली सही हो रही है या नहीं। आप बॉडी में एंटीबायोटिक देके ये कोशिश कर रहे हो कि वो दांत तक पहुंच जाए और दांत का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए।
हालांकि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप दांत के अंदर ही इतनी मेहनत करो, उसको इतना क्लीन करो, हाइपो से इतना अच्छा इरिगेट करो कि वो वहीं से ही क्लियर हो जाए, तो आपको सिस्टमिक ड्रग्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोकली उसको इतना अच्छे से ट्रीट करो। तो अभी तक मैं 99% केसेस के अंदर मेडिसिन देता ही नहीं हूँ, सिर्फ एक पेन किलर देता हूँ, वो भी एमरजेंसी के लिए, क्योंकि कई बार पोस्ट ऑपरेटिव रूट कैनाल का पेन हो जाता है कि जब अपन ओपन करते हैं फर्स्ट सिटिंग के बाद तो पेशेंट को पेन होता है, तो उस कंडीशन के लिए मैं पेन किलर दे देता हूँ। और उसमें से भी 80% टाइम पेशेंट मुझे आके वो दवाई वापस कर देता है, कहता है मुझे पेन नहीं है। तो अब चलो इसी केस को देखते हैं। अभी 30 दिन के बाद पेशेंट को बुलाएंगे, और इस केस में भी पेशेंट ने किसी भी टाइप की कोई दवाई नहीं खाई। पेशेंट ने कहा मेरे को घर जाने के बाद दर्द ही नहीं हुआ। जैसा कि मैंने बताया था कि हम जैसे ही चेंबर को ओपन करते हैं पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है ऐसे केसेस के अंदर, और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी हम टू बी सेफ साइड दे देते हैं मेडिसिन। तो आफ्टर 30 डेज़ देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट निकल के आता है। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इससे रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और थर्ड पार्ट अगर मैं बनाता हूँ तो उसका भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो एट दैट नोट, दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।